हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन यूपी पीसीएल TG2 का प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों जनवरी सन 2019 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो क्वेश्चंस थे वो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिए थे। यदि आप में से किसी ने वो 15 क्वेश्चन नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से वो 15 क्वेश्चंस देख लेना। आज अपन क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रत्यावर्तित्र। प्रत्यावर्तित्र किसे बोलते हैं दोस्तों? प्रत्यावर्तक को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक किसे बोलते हैं अपन? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर किसे बोलते हैं? जो अल्टरनेटिंग करंट देता है, जो अब हमें अल्टरनेटिंग करंट देता है, ऐसी धारा देता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर खालिस्तान में निर्धारित किया जाता है। किस में निर्धारित करते हैं? यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपन से कि जो अल्टरनेटर है वो उसकी रेटिंग जो है वो किस में दर्शाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है KWH, ऑप्शन सेकंड है KVA, ऑप्शन थर्ड है HP, ऑप्शन फोर्थ है KW। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा KVA। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग भी KVA में दी जाती है और जो अल्टरनेटर होता है उसकी रेटिंग भी अपन KVA में देते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या खालिस्तान के बराबर होती है। दोस्तों सीसा अम्ल बैटरी को अपन सीसा संचायक बैटरी भी बोल सकते हैं और जो सीसा संचायक बैटरी है उसे अपन लेड एसिड बैटरी भी बोल सकते हैं। जो सामान्यतः जैसे ट्रैक्टर या फिर जो भी 4 व्हीलर्स है या फिर जो अपनी मोटर बाइक है उन सभी में जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो होती है लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी के अंदर नेगेटिव प्लेटों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन जो है अपन से पूछा गया है। तो दोस्तों हमें सभी को पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव प्लेटों की संख्या होती है लेड एसिड बैटरी में वो पॉजिटिव प्लेटों की संख्या से 1 ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है दोस्तों? 1 ज़्यादा। ऋणात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा धनात्मक प्लेटों की संख्या से 1 ज़्यादा होती है। यानी कि नेगेटिव प्लेटों की संख्या जो है वो पॉजिटिव प्लेटों की संख्या +1 होती है। ऐसा क्यों रखा जाता है दोस्तों? याद करो, आप लोगों ने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक में पढ़ा होगा कि जो धनात्मक प्लेटें होती है वो दोनों तरफ से प्रयोग में आए, इसके लिए अपन क्या करते हैं? ऋणात्मक प्लेटों की संख्या 1 ज़्यादा रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यदि 4 धनात्मक प्लेटों की संख्या है तो उस बैटरी में 5 ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होगी। और यदि मान लो किसी बैटरी में 10 धनात्मक प्लेटें मतलब पॉजिटिव प्लेटों की संख्या है तो उस बैटरी में 11 ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होगी। यानी कि ऋणात्मक मतलब नेगेटिव प्लेटों की संख्या जो होती है वो होती है पॉजिटिव प्लेटों की संख्या +1। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अधिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित कार्यों में कौन अधिक सस्ता और समतावान होता है? अधिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित कार्यों, दिष्ट कार्य क्या होता है दोस्तों? दिष्ट कार्य उसे अपन बोलते हैं जो AC धारा को, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, उससे अपन क्या बोलते हैं? दिष्ट कार्य बोलते हैं। तो निम्न में से कौन सा दिष्ट कार्य है जो क्या करता है? जो अधिक सस्ता होता है और अधिक समतावान होता है। समतावान भी होता है और अधिक सस्ता भी होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मर्क्यूरी आर्क दिष्टकारी। यानी कि जो आर्क रेक्टिफायर है वो सबसे सस्ता और समतावान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों BIS के अनुसार किसी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप खालिस्तान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये बोल रहा है किसी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में किसी संस्थान में, एक तरीके से
किसी संस्थान में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3% से ज़्यादा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3% से ज़्यादा। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सिंगल फेज लाइन है 230 वोल्टेज वाली, वहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लगभग 5% जो है उतना हो सकता है। लेकिन किसी संस्थान के लिए यदि अपन बात करें तो पूर्ण भार पर जो है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज में जो वेरिएशन है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। LT मतलब होता है दोस्तों लो टेंशन लाइन और ST मतलब होता है हाई टेंशन लाइन। तो LT और ST पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास खाली स्थान होना चाहिए। LT और ST लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास क्या होना चाहिए। अब दोस्तों अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन में से ही अपन आंसर चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही सोचो कि उसके पास प्लायर होना चाहिए या सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा। ऑप्शन में है कि राशन कार्ड होना चाहिए उसके पास। तो दोस्तों राशन कार्ड का क्या करेगा, कोई तारों के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि जो गेहूँ मिलता है अपन को, राइट। तो ये राशन कार्ड, ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है वायरमैन प्रमाण पत्र। यस बिल्कुल, वायरमैन प्रमाण पत्र जिसे अपन लाइसेंस बोल सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन के लिए लाइसेंस होता है उसी को अपन वायरमैन प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, वो बिल्कुल होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है दोस्तों वो काम करने के लिए, बिजली का काम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर से आधार कार्ड है तो आधार कार्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वायरमैन प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। किसी ट्रांसफॉर्मर में, दोस्तों ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो एसी विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। कौन सी ऊर्जा को, एसी विद्युत ऊर्जा को। तो किसी ट्रांसफॉर्मर में श्वसनक किसको बोलते हैं दोस्तों, ब्रीदर को बोलते हैं, ब्रीदर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो जो ब्रीदर है उसका उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों, आप सभी को पढ़ाया गया होगा या आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो ब्रीदर होते हैं, ब्रीदर में सिलिका जेल भरी होती है और जो सिलिका जेल है वो क्या करती है, वायु की नमी को सोखती है और जो शुष्क वायु होती है उसको कंजर्वेटर टैंक में या फिर ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसके पास तक पहुंचाती है। यानी कि जो ब्रीदर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, हवा से नमी को खींचना, हवा से नमी को सोखना, हवा से नमी को सोखकर शुष्क वायु ट्रांसफार्मर में भेजना, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हवा से नमी खींचना। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल, फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे अपने पास कोई भी केबल होती है, राइट, ठीक है। जैसे मान लो 3 फेज केबल है तो उसके अंदर क्या होगा, 3 तो फेज होंगे और एक न्यूट्रल होगा। तो फेज से फेज के बीच में, अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि दोनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट रहते हैं। दोनों फेज के ऊपर क्या होता है, विद्युत रोधन लगा होता है, यानी कि इंसुलेशन लगा होता है। तो यहाँ पे उसी इंसुलेशन का जो प्रतिरोध है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जो केबल के अंदर फेज से फेज के मध्य जो इंसुलेशन होता है उसका कितना प्रतिरोध होता है उसके बारे में जो है अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 मेगा ओम। ये स्टैंडर्ड है, हमेशा याद रखना दोस्तों, 1 मेगा ओम जो है कम से कम होना ही होना चाहिए। तो फेज से फेज के मध्य या फिर फेज से न्यूट्रल के मध्य जो इंसुलेशन होता है उस इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। एक AVO मीटर खालिस्तान को मापता है। दोस्तों इसके नाम में ही इसका आंसर है। ए का मतलब यहाँ पे एम्पियर है, वी का मतलब यहाँ पे वोल्टेज है और ओ का मतलब दोस्तों ओम है। तो एम्पियर, वोल्टेज और ओम को कौन मापता है, एवीओ मीटर जो है वो किसको मापता है, ऐसा पूछा गया है। तो ये एओ मीटर जो है वो किसको नापेगा, एम्पियर को नापेगा। एम्पियर मतलब करंट को नापेगा, ठीक है। वी मतलब वोल्टेज ईएमएफ को मापेगा और ओ मतलब ओम मतलब प्रतिरोध को मापेगा। तो यानी कि करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध को मापेगा। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा है,
फर्स्ट ऑप्शन में करंट, पावर और प्रतिरोध है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है करंट, ईएमएफ और पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर को नहीं मापता है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन है करंट, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी, तो पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी को नहीं मापता। फोर्थ ऑप्शन है करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध, यानी कि दोस्तों एवोमीटर जो है इन तीनों को ही मापता है। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉयल, इंटरपोल्स, डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेशन सुधारने के लिए अपन इंटरपोल्स का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो इंटरपोल्स होते हैं वो डीसी जनरेटर के आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया है अपन से कि किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स फील्ड कॉयल खालिस्तान से जुड़ी होती है। तो इंटरपोल फील्ड कॉयल जो है वो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट में ही है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी था भार के साथ श्रृंखला, ऑप्शन सी है भार के साथ समांतर, ऑप्शन फोर्थ है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है दोस्तों कि किसी प्रकोष्ठीय मतलब होता है दोस्तों सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कुल कितने चुंबकीय परिपथ होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में 3 टांग होती है, 3 लेग्स होती है। आपको पता होना चाहिए सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जिसमें 3 टांग होती है, जिसमें 3 टांग होती है और मध्य वाली टांग जो होती है, बीच वाली टांग होती है, उसी के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। दोनों वाइंडिंग जो है बीच वाली जो लेग्स होती है उसके ऊपर ही की जाती है। दोनों तरफ जो है लेग्स, जो फर्स्ट और थर्ड लेग होती है वो ओपन ऐसे ही रहती है, खुली हुई रहती है। बीच वाली जो लेग होती है उसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं, बीच वाली लेग के ऊपर वाइंडिंग करते हैं। तो इस प्रकार यानी कि ये जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है इसके अंदर 2 चुंबकीय पथ होते हैं, 2 मैग्नेटिक पाथ होते हैं, 2 चुंबकीय पथ होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। स्टेपर मोटर एक होता है। स्टेपर मोटर, दोस्तों स्टेपर मोटर आप लोगों के जो अरिहंत की बुक है या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंगल फेज एसी मोटर्स वाला चैप्टर पढ़ते हो आप लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, तो वहाँ पे आप लोग देखते हो उसके अंदर एक स्टेपर मोटर भी अपन पढ़ते हैं। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेपर मोटर क्या होती है, एक सिंगल फेज एसी मोटर होती है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट डीसी मोटर, तो स्टेपर मोटर तो एसी मोटर होती है, यानी ये ऑप्शन तो वैसे हट गया। फिर ऑप्शन जैसे सेकंड है सिंगल फेज एसी मोटर, बिल्कुल होती है। थर्ड है 2 फेज मोटर, तो 2 फेज मोटर नहीं होती दोस्तों, स्टेपर मोटर जो है वो सिंगल फेज मोटर होती है। ऑप्शन फोर्थ है 3 फेज मोटर, तो 3 फेज मोटर भी नहीं होती, यानी कि इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंगल फेज एसी मोटर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। टोराइड एक होता है। अरे दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टोराइड क्या होता है, टोराइड एक तार की कुंडलीकृत कॉइल होती है, तार की कुंडलीकृत कॉइल। जैसे यूँ मान लो कोई स्प्रिंग बना ले, एक स्प्रिंग बना के उसको गोल जैसे चूड़ी की तरह घुमा ले, एक स्प्रिंग बनाओ तार की, एक कुंडली बनाओ और उसको एक फिर से एक सर्कुलेट जैसे चूड़ी की तरह घुमा लो, तो वो क्या कहलाता है, टोराइड कहलाता है। टोराइड जो है आप लोगों ने 10th क्लास के विज्ञान के अंदर भी पढ़ा होगा टोराइड, या फिर अपन टोराइड को पेरिनालिका भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक तार की कुंडलीकृत कॉइल होती है, तार की कुंडलीकृत कॉइल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तार की कुंडलीकृत कॉइल। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि खालिस्तान की पहचान एंड रूल द्वारा की जा सकती है। एंड रूल, तो दोस्तों इसके अंदर देखो ऑप्शन फर्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड है चुंबकीय सर्किट, ऑप्शन थर्ड है चुंबकीय फ्लक्स और ऑप्शन फोर्थ है चुंबकीय ध्रुव। तो दोस्तों आप इस चीज़ को समझो, इसमें नाम से ही अपन को पता चल रहा है एंड रूल द्वारा की जा सकती है। एंड रूल
एंड रूल के द्वारा किसको अपन पहचान सकते हैं? तो एंड रूल देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है। एंड रूल जो है वो अपन को चुंबकीय ध्रुव ज्ञात करने के लिए सहायक होता है। ना ही तो चुंबकीय फ्लक्स अपन ज्ञात करते हैं, ना ही चुंबकीय सर्किट ज्ञात करते हैं, ना ही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। चुंबकीय ध्रुव जो है उसकी पहचान जो है अपन एंड रूल की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच का विद्युतीय कोण इलेक्ट्रिकल एंगल किसी सिंगल फेज जो मोटर होती है दोस्तों, जैसे मान लो पंखा होता है, राइट, जैसे पंखा है उसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और रनिंग वाइंडिंग होती है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को यहाँ पे शुरुआती बोला गया है और रनिंग वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग बोलते हैं। तो उन दोनों के बीच में विद्युतीय कोण इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होता है? तो दोस्तों सिंगल फेज कोई सी भी मोटर हो, सिंगल फेज मोटर के अंदर क्या होता है, जो स्टार्टिंग और रनिंग या फिर मेन वाइंडिंग है उनके मध्य जो है 90 डिग्री कोण होता है, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। अतः अपन कह सकते हैं कि दोनों जो शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग है उन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, कोरोना प्रभाव को खालिस्तान द्वारा कम किया जा सकता है। देखो दोस्तों बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है, ठीक है। अभी कोई सोचेगा कि ये कोरोना नाम सुनते कि यार ये वैश्विक आपदा कोरोना के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कोरोना प्रभाव क्या होता है, हाई वोल्टेज लाइनें जो होती है, वेरी हाई वोल्टेज लाइनें जो होती है उनके अंदर आप यदि उनके पास में जाओगे तो भिनभिनाहट की आवाज़ और एक बैंगनी रंग की चमक दिखाई देती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोरोना प्रभाव बोलते हैं। तो उस कोरोना प्रभाव को खालिस्तान के द्वारा कम किया जा सकता है। तो दोस्तों कोरोना प्रभाव जो है वो दो तरीके से कम हो सकता है। एक होता है बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर मतलब क्या करते हैं, जैसे एक ही चालक है उसको 3-4 चालकों में दूर दूर स्थापित करके जो है अपन बंडल्ड कंडक्टर बनाते हैं। तो एक तो वो माध्यम होता है, या फिर जो है चालकों को एक समुचित दूरी के ऊपर जो है पर्याप्त दूरी पर स्थापित करके भी अपन कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है संतुलित भार की अवहेलना। यस, इससे बिल्कुल भी कोरोना प्रभाव भार से कोई लेना देना नहीं है, ये वोल्टेज की वजह से होता है। सेकंड है चांदी लेपित कंडक्टर्स, यानी कि चांदी जो है वो लेपित करके, चांदी का लेपन करके अपन सुधार सकते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड है ऑप्शन ठोस कंडक्टर्स के उपयोग से। तो ठोस कंडक्टर से दोस्तों कोरोना प्रभाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ है ऑप्शन नंबर 4 है कंडक्टर्स के बीच समुचित अंतराल। यस बिल्कुल, कंडक्टर्स के बीच में समुचित अंतराल मतलब पर्याप्त दूरी जो है अपन स्थापित करके कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, कंडक्टर्स के बीच समुचित अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किसी विद्युत रोधी सामग्री में खालिस्तान होना चाहिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है यार, कोई सी भी विद्युत रोधी सामग्री है वो क्या होनी चाहिए, एक तो सस्ती होनी चाहिए, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब उसकी कुचालक क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और उसकी यांत्रिक मजबूती भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट वाला है निम्न यांत्रिक शक्ति। तो दोस्तों निम्न यांत्रिक शक्ति ये तो बेकार ऑप्शन हो गया। सेकेंड है निम्न परावैद्युत शक्ति, निम्न परावैद्युत मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये कम होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल बेकार ऑप्शन है दोस्तों। ऐसा नहीं है, अपन को तो उच्च हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी। और नेक्स्ट है उच्च लागत। दोस्तों उच्च लागत नहीं होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इतनी महंगाई के अंदर यार कहाँ से लेके आएंगे अपन इतना पैसा है। तो अपने पास ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 में है कम लागत, कम लागत भी कम होगी यानी पैसा भी कम खर्च होगा, उच्च परावैद्युत हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होगी, और उसकी उच्च यांत्रिक मजबूती यानी कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, HRC फ्यूज का आज से है। HRC फ्यूज का आज से है। HRC फ्यूज जो होता है दोस्तों हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज कहलाता है।
ये जो है सब स्टेशन जो पावर हाउस होते हैं वहाँ पे काम में लेते हैं अपन। इसमें क्या होता है, आर्क को ख़त्म करने के लिए एक चूर्ण भरा होता है, एक चूर्ण होता है जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार के चारों ओर क्या होता है, एक पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर रखा जाता है, जिससे क्या होता है आर्क उत्पन्न होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अतः HRC मतलब होता है दोस्तों हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है उसके अंदर लिखा हुआ है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, मेट्रो के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 33, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण विद्युत धारा का खालिस्तान होता है। यानी कि जो रिसाव धारा होती है दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो लीकेज धारा होती है वो कितनी होती है, पूर्ण भार धारा की कितनी होती है। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लीकेज करंट होती है किसी भी परिपथ में, किसी भी संस्थापन में, किसी भी वायरिंग स्थापना में, वो पूर्ण भार धारा की कितनी होती है। तो दोस्तों लीकेज करंट होती है ना, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, मिली एम्पियर्स में होती है। अब यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे ना, मिली एम्पियर रेटिंग जो है वो किस में आएगी, आप लोग यदि ऑप्शन फर्स्ट वाला देखोगे 1/500, इससे मिली एम्पियर नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन देखोगे 1/50, इससे भी मिली एम्पियर नहीं बनेगा। ऑप्शन थर्ड देखोगे 1/100, इससे भी मिली एम्पियर नहीं बनेगा। ऑप्शन फोर्थ जो है उससे अपन को पता चल रहा है कि हाँ यार ये बहुत कम है, ये मिली एम्पियर पर आज की है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1/5000, 1/5000। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सिंगल फेज वाली जो मोटरें होती है ना, उनमें कॉन्सेंट्रिक केंद्रित कुंडलित, केंद्रीय कुंडली जो है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली इसको याद रखना दोस्तों, कॉन्सेंट्रिक मतलब बिल्कुल पास पास में जो है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, जिनके अंदर जिसे अपन बोल सकते हैं दोस्तों शॉर्ट पिच वाइंडिंग। एक होती है फुल पिच वाइंडिंग, एक होती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है उन्हीं को अपन कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। सोल्डरिंग आयरन बिट जो होता है वो हमेशा तांबे का होता है। किसका होता है दोस्तों, तांबे का। सोल्डरिंग आयरन मतलब जिससे सोल्डरिंग करते हैं ना, उसकी जो आयरन होती है उसका बिट मतलब उसका अंतिम सिरा, जहाँ पे अपन सोल्डर वायर को पिघालते हैं, तो सोल्डरिंग आयरन जो बिट होता है वो किसका होता है दोस्तों, तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर खालिस्तान के द्वारा दी जाती है। अरे दोस्तों रिएक्टिव पावर की बात कर रहा है, एक होती है एक्टिव पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर। तो दोस्तों किसी भी एसी सर्किट में जो रिएक्टिव पावर होती है ना, रिएक्टिव पावर वो होती है VI sin phi। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। VI cos phi जो होती है वो दोस्तों एक्टिव पावर होती है। VI cos phi क्या होती है, एक्टिव पावर। किसी भी एसी परिपथ में VI cos phi जो है वो एक्टिव पावर होती है और VI sin phi क्या होती है, रिएक्टिव पावर। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा VI sin थीटा, VI sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीक फैक्टर खालिस्तान का अनुपात होता है। पीक फैक्टर किसका अनुपात होता है, यानी पीक फैक्टर का सूत्र पूछ रहा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हर कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होता है और बहुत ही सिंपल है दोस्तों। पीक फैक्टर जो है आप लोग एसी थ्योरी वाला जो चैप्टर पढ़ते हो, सिंगल फेज एसी थ्योरी, उसके अंदर पढ़ते हो। पीक फैक्टर होता है अधिकतम मान बटे RMS मान। पीक फैक्टर क्या होता है, अधिकतम मान बटे RMS मान। और यदि फॉर्म फैक्टर पूछे तो फॉर्म फैक्टर होता है दोस्तों RMS मान बटे औसत मान। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन पीक फैक्टर के लिए अधिकतम मान बटे RMS मान, यानी अधिकतम मान की तुलना में RMS मान। ऑप्शन फोर्थ में यदि आप लोग देखोगे, फर्स्ट वाला है ऑप्शन औसत मान की तुलना में अधिकतम मान, गलत ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सेकंड है औसत मान की तुलना में RMS मान, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन थर्ड है RMS मान की तुलना में चरम मान, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन फोर्थ जो है अधिकतम मान की तुलना में RMS मान, यस बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा पीक फैक्टर क्या होता है, अधिकतम मान की तुलना में RMS मान। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज होता है। किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा SF6 जो सर्किट ब्रेकर है वो अपन बिल्कुल हाई वोल्टेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो इसे याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेजेस के लिए जो है अपन SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, SF6 का मतलब होता है दोस्तों सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। ये एक सर्किट ब्रेकर होता है जो सर्किट्स को ऑन ऑफ करता है, मेक और ब्रेक का काम करता है। ये नो लोड पे भी काम करता है और ऑन लोड पे भी काम करता है, और फॉल्ट कंडीशंस में भी काम करता है और सामान्य अवस्थाओं में भी काम करता है। तो सर्किट ब्रेकर जो है वो सर्किट ब्रेकर्स किसी भी अवस्था में प्रचालित किए जा सकते हैं। लेकिन जो SF6 आपको पता होगा विभिन्न प्रकार के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, SF सर्किट ब्रेकर। तो SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है दोस्तों वो हाई वोल्टेजेस के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे आप लोग, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा 36 kV से 760 kV, 36 kV से 760 kV। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 क्वेश्चन नंबर 39, किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को खालिस्तान के द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जो स्टार डेल्टा संयोजन है उसमें जो ऊर्जा होती है, या फिर आप विद्युत शक्ति, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। स्टार डेल्टा संयोजन में विद्युत शक्ति को जो है अपन √3 VL/IL cos थीटा से दर्शाते हैं। √3 VL दोस्तों यहाँ पे समझो आप लोग, VL मतलब लाइन वोल्टेज है और IL मतलब लाइन धारा है। तो ऑप्शन जो 3 है वो इसका राइट आंसर होगा √3 VL/IL। L यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है लेकिन ये नीचे की तरफ आता है, सबस्क्रिप्ट में आता है, छोटा l होता है, नीचे की तरफ लिखा हुआ रहता है। तो √3 VL गुणा IL cos थीटा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सीसा अम्ल जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, अपन सभी को पता है गंधक का अम्ल होता है। गंधक के अम्ल को ही अपन सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं, H2SO4 बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 है घुला हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। घुला हुआ क्यों बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि अपन अशुद्ध जल मिलाते हैं उसमें, अशुद्ध जल जो है डिस्टिल वाटर वो अपन उसमें मिलाते हैं, इसीलिए अपन यहाँ पे घुला सल्फ्यूरिक एसिड जो है राइट आंसर इसका होगा। ऑप्शन 1 था इसमें सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल गलत आंसर है। और ऑप्शन 2 था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 घुला सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 है अमोनियम सल्फेट, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 घुला सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जो है रेगुलर जो है वीडियोस मिलते रहें। और स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वो भी जो है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों 100% जो है आपका नॉलेज बिल्कुल हाई लेवल का हो जाएगा, और आपको कहीं जैसे जितने भी नोट्स हैं या फिर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं वो कंप्लीट जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। अतः ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।